नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे परासरण क्या होता है, परासरण दाब किसे कहते हैं और परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले-हार्टले विधि। साथियों, इससे पहले हमने 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज ये विलियन नाम का चैप्टर का 6वां लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? 6 लेक्चर चल रहा है, आज 6वां लेक्चर है। 5 लेक्चर हमने सिस्टमेटिक पढ़े, बहुत सारी डिस्कशन कर ली हमने। हिमांग में ओनोमन, क्वथनांग में उन्नयन, राउल्ट का नियम, मोलरता, मोललता, ये सारी चीज़ें हो गई, विलियन की सांद्रता वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं हो चुकी हैं। पहले वाले जो मैंने लेक्चर लिए थे उनमें हो चुकी है। तो आपको शुरू से पढ़ना हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में विलियन नाम का चैप्टर ढूंढिएगा और ये 5 वीडियो भी देखिएगा और उसके बाद में ये भी देखिएगा। चलिए हम शुरुआत करें आज जो है परासरण दाब। परासरण दाब किसे कहते हैं, परासरण क्या होता है, परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले-हार्टले विधि क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करी थी कि अणुसंख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। तो अणुसंख्या गुणधर्म जो है 4 प्रकार के होते हैं, बताया था हमने, जिनमें एक टाइप ये भी आ जाता है परासरण दाब। परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये 4 अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं। तो उसमें से आज पूरी स्टडी कर लेंगे, किसकी? परासरण दाब के बारे में स्टडी करेंगे। परासरण क्या होता है ये बात जानकारी लेंगे और परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले-हार्टले विधि को विथ डायग्राम हम अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए हम बात करें सबसे पहले परासरण के बारे में। साथियों, जो पेड़ पौधे जो जल का अवशोषण करते हैं जड़ों से, ये प्रोसेस भी एक परासरण की क्रिया ही है। ये प्रोसेस भी एक परासरण की क्रिया भी है। कई पेड़ जो है सूख जाते हैं। सूख जाने का कारण ये होता है, अगर जो है खाद ज़्यादा डाल दी जाए, खाद की एक नियमित कंडीशन में अगर डाली जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर खाद डाल दी जाए तो उस खाद के कारण भी क्या हो सकता है, वो पौधा जो है सूख सकता है, पेड़ जो है सूख सकता है। अति खाद डालने से होता क्या है, भले आप उस पेड़ की जड़ों में आप नमक डाल दो, नमक डालने के कारण भी पेड़ सूख जाएगा। परासरण की क्रिया के लिए एक आवश्यक चीज़ होती है, परासरण हमेशा जो होता है वो कैसे होता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। ध्यान रखना, परासरण की क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। क्लियर है? अब देखिए, पेड़ है, ये पेड़ है और पेड़ जो है, पेड़ की जड़ें हैं। आप उस पेड़ को जो है पानी डाल रहे हो, जड़ें जो हैं पानी को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पानी को पहुंचाएगी। ठीक है, जड़ों से पानी का अवशोषण होगा और पौधे के विभिन्न भागों में पानी आएगा। यहाँ पर अब आप ये मेरी बात को समझना, आपको क्लियर हो जाएगा। इस जड़ के अंदर जो है, यहाँ पर अपन अभी क्या मान रहे हैं, यहाँ पर इसके अंदर अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता। ये दैनिक जीवन में काम आने वाली बात बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो मिट्टी है, इस मिट्टी, इस जहाँ से पानी का अवशोषण हो रहा है, जड़ें अवशोषित कर रहे हैं, इस जगह जो है वो क्या होगी? कम सांद्रता होगी, कम सांद्रता। क्लियर है? कम सांद्रता होगी। अब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर पानी किधर जाएगा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। अगर आपने इस मिट्टी में आपने डाल दिया नमक का ठेली डाल दी या नमक का कट्टा डाल दिया, अगर बड़ा पेड़ है तो यहाँ पर इसके पेड़ की जो आसपास मिट्टी है, यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा और सांद्रता यहाँ पर अधिक हो जाएगी। इसकी जड़ों के जो है अंदर जो है सांद्रता कम हो जाएगी। उस कंडीशन में पानी उल्टा पौधे से इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आने लग जाएगा और पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। ये होता है। तो जो परासरण की क्रिया जो होती है, अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये तो बायोलॉजी का टॉपिक है, परासरण बायोलॉजी में भी पढ़ना पड़ेगा। तो परासरण की क्रिया जो है वो हमेशा किधर से किधर की ओर होती है, याद रखना, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। ओके, अब बात करें परासरण होता क्या है। परासरण होता क्या है? जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से अलग रखा जाता है, जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से अलग रखा जाता है, तब विलायक के कण झिल्ली में से होकर विलयन में बहने लगते हैं। देखिए, आपने 2 चीज़ें ले रखी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इधर जो है आपके पास
इधर विलायक है, मतलब आपके पास प्योर जल है। इधर आपने ले लिया विलयन। डेफिनेशन समझने पर हमेशा याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, रटना नहीं पड़ेगा आपको। एक तरफ आपने विलायक ले रखा, एक तरफ आपने विलयन ले रखा। ये इधर ले लिया आपने विलायक और एक तरफ आपने भर दिया विलयन। एक तरफ है विलयन, विलायक और विलयन। इसके बीच में जो आपने जोड़ दी, क्या जोड़ दी? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है इन दोनों के बीच में। किसके बीच में लगा रखी है आपने अर्धपारगम्य झिल्ली? विलायक और विलयन के मध्य में लगा रखी है। विलायक के कणों का प्रवाह किधर से किधर की ओर? विलयन मतलब इसके अंदर आपके अंदर नमक भी मिला रखा है, नमक प्लस पानी दोनों हो गए। और विलायक मतलब आपके इधर सिर पे क्या है आपके पास? पानी है। इधर सिर पे आपने क्या ले रखा? पानी ले रखा है। परासरण की क्रिया यहाँ पर इधर क्या कहेंगे अपन? कम सांद्रता। और इधर क्या कहेंगे अपन? नमक का विलयन है, ये नमक प्लस पानी है। इधर क्या कहेंगे? अधिक सांद्रता। तो अब तो ये तो चीज़ फिक्स हो गई कि परासरण की क्रिया किधर से किधर की ओर होगी? इधर से इधर की ओर होगी। परासरण की क्रिया किधर से किधर की ओर होगी? मेरी बात समझ गए होंगी। इधर से इधर की ओर होगी परासरण की क्रिया, इधर से इधर की ओर है, ऐसे होगी परासरण की क्रिया। ठीक है, सिर्फ विलायक के पार्टिकल इधर आ जाएंगे। अगर अपन ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ऐसा भी होगा कि वापस विलायक के पार्टिकल इधर आ जाए। विलायक के कणों को आर पार जाने की परमिशन रहती है अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू, न कि विलेय के पार्टिकल को। तो विलायक के पार्टिकल को परमिशन है कि इधर भी जा सकते हैं, इधर भी। इधर से अगर प्रेशर डालेंगे तो विलायक के पार्टिकल इधर की ओर आना चालू हो जाएंगे। अगर प्रेशर नहीं डाले तो इधर से जो विलायक के पार्टिकल किधर से किधर की ओर जाएंगे? विलायक के पार्टिकल विलयन में प्रवेश करना चालू कर देंगे। ठीक है, इसकी सांद्रता को क्या करने लगेंगे? कम करने लगेंगे। देखिए, जब किसी विलयन में को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, है ना, जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से, जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाता है, तब विलायक के कण झिल्ली में से होकर विलयन में बहने लगते हैं और तब तक बहते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर विलयन का सांद्रण बराबर नहीं हो जाता है। बहते रहते हैं, सांद्रण बराबर नहीं हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे अपन? परासरण दाब। एक बार और डेफिनेशन, जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाता है, तब विलायक के कण झिल्ली में से होकर, विलायक के कण झिल्ली में से होकर विलयन में बहने लगते हैं और तब तक बहते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर विलयन का पास सांद्रण बराबर नहीं हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब बात आई परासरण दाब। आपकी परासरण की क्रिया हो रही है। परासरण की क्रिया में विलायक के पार्टिकल किधर की ओर जा रहे हैं? विलयन की तरफ जा रहे हैं। विलायक के पार्टिकल विलयन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इधर बढ़ते जाएंगे और कब तक जाएंगे? जब तक कि सांद्रता इनकी बराबर नहीं हो जाए लगभग। अब परासरण दाब क्या होगा? इस परासरण की क्रिया को रोकेंगे। परासरण हो रहा है इधर, विलायक के पार्टिकल किधर से किधर की ओर जा रहे हैं? विलायक से विलयन में जा रहे हैं विलायक के पार्टिकल। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब आरोपित किया जाएगा पिस्टन द्वारा, उस दाब को क्या कहेंगे? परासरण दाब। वह न्यूनतम आधिक्य बल जिसको विलयन पर आरोपित करने पर, किसके ऊपर आरोपित कर रहे हैं? यह है पिस्टन, यह है पिस्टन। किसके ऊपर आरोपित कर रहे हैं बेटा? विलयन के ऊपर। वह न्यूनतम आधिक्य बल जिसको विलयन पर आरोपित करने से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए विलयन में प्रवेश करना बंद हो जाए। विलयन में प्रवेश करना बंद हो जाए। समझ में आया ना? वह न्यूनतम आधिक्य बल जिसको विलयन पर आरोपित करने से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए विलयन में प्रवेश क्या हो जाए? रुक जाए। प्रवेश क्या हो जाए? रुक जाए। प्रवेश रुक जाता है, परासरण दाब कहलाता है। या आप डेफिनेशन ऐसे लिखो तो भी चलेगा, अपना ही राज चल रहा है। परासरण दाब वह द्रव स्थितिक दाब है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखने पर विलायक के अणुओं का विलयन में प्रवेश होने से रोकता है। मतलब आपने अगर पिस्टन लगा रखा है, क्या लगा रखा आपने? पिस्टन लगा रखा है और आप दाब आरोपित कर रहे हैं, पूरा भरा हुआ है, तो परासरण की क्रिया नहीं होगी। परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी? कि रुक जाएगी उस कंडीशन में। तो वह न्यूनतम आधिक्य बल जिसको विलयन पर आरोपित करने से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए विलयन में प्रवेश क्या हो जाता है? रुक जाता है।
परासरण दाब कहलाता है। या डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन लिख रखी है कि परासरण दाब वह द्रव स्थितिक दाब है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखने पर विलायक के अणुओं का विलयन में प्रवेश होने से रोकता है। तो आपको परासरण समझ में आ गया, परासरण दाब समझ में आ गया। अब परासरण दाब ज्ञात करने के लिए कि कितना परासरण दाब लगा, कैसे इसको नापें, इसके लिए कौन भाई साहब आए, बर्कले हार्टले। किसकी विधि? बर्कले हार्टले विधि। परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि। इसको अपन विथ डायग्राम जो है समझते हैं। परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले और हार्टले विधि। इसका डायग्राम ये है, बड़ा मस्त डायग्राम है। इस विधि द्वारा हम क्या ज्ञात करेंगे? परासरण दाब ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? परासरण दाब। इस विधि में क्या लिया जाता है? देखो, एक ये नली ले रखी है, आपको नली दिख रही है ना आपको, इस एक नली और एक नली ऊपर, मतलब नली के अंदर आपने नली डाल दी। नली के अंदर आपने एक नली, तो ऐसे ऊपर एक और नली आ गई, नली के अंदर नली, एक छोटी नली अंदर है और एक बड़ी नली बाहर की साइड में। इस तरीके से सेटअप है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बना रखा है वो कांच। ये इसमें जो है ये क्या लिया जाता है इस टाइप से, ये जो है बर्कले हार्टले विधि कि परासरण दाब मापने की एक उपयुक्त विधि कौन सी? बर्कले और हार्टले की विधि है। इस विधि में एक सरंध्र पात्र के छिद्रों में विद्युत विधि द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली झिल्ली जमा दी जाती है जो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। देखो इसमें क्या है, ये सरंध्र पात्र है, मतलब यहाँ पर जो ये जो नली दिख रही है ना, ये नली, दो नलियाँ हैं, ठीक है। एक नली तो बाहर की साइड में और एक नली ये अंदर की साइड में। अंदर की साइड में जो नली है उसके अंदर क्या है? छिद्र है, पोर्स है, छिद्र है। उस छिद्र के सपोर्ट में क्या है? विद्युतीय विधि द्वारा क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड की यहाँ पर झिल्ली चढ़ा दी जाती है। उसे कहते हैं अपन अर्धपारगम्य झिल्ली। उस अर्धपारगम्य झिल्ली में से सिर्फ किसके पार्टिकल आर पार आ सकते हैं? विलायक के पार्टिकल को परमिशन है आर पार आने की। यहाँ पर जो है जल है, क्या है? जल। जल क्या है? विलायक। और यहाँ पर आपने ले रखा है विलयन, और यहाँ भी है विलयन। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी है विलयन। परासरण दाब ज्ञात करने के लिए एक सरंध्र पात्र लिया जाता है जिसके अंदर कॉपर फेरोसाइनाइड की जो है अर्धपारगम्य झिल्ली बिछा दी जाती है सपोर्ट के लिए, बिल्कुल। और सपोर्ट रहते हैं तो वो झिल्ली टूटने का भी ज़्यादा डर नहीं रहता इसमें, ठीक है। और इस जो अंदर वाली जो नली है उसके एक तरफ क्या है? केशिका नली लगा दी जाती है और एक तरफ क्या लगा दिया जाता है? जलकुंड लगा दी जाती है, ठीक है। जलकुंड या और यहाँ पर टोटीदार कीप लगी हुई, टोटीदार कीप भी कह सकते हैं, टोटी लगा रखी है यहाँ पर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब जो परासरण की जो क्रिया होगी वो किधर से किधर की होती है? जस्ट मैंने अभी बताया, परासरण की क्रिया हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, मतलब विलायक की सांद्रता क्या है? कम सांद्रता, और विलयन की क्या है? अधिक। तो परासरण की क्रिया जब स्टार्ट होगी तो वो कैसे होगी स्टार्ट? परासरण की क्रिया में विलायक के पार्टिकल किधर की ओर आएंगे? विलयन में। विलायक के पार्टिकल किधर आएंगे? विलयन में प्रवेश करेंगे। विलायक के पार्टिकल किधर और जाएंगे? विलयन में प्रवेश करेंगे। विलायक के पार्टिकल विलयन में प्रवेश करेंगे। ये होता है परासरण की क्रिया में। तो जब परासरण की क्रिया स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम क्या है, यहाँ पर केशिका नली में जो है जल का तल नोट कर लेते हैं कि इतना यहाँ पर इस पॉइंट पर जल जो है भरा हुआ है, विलायक भरा हुआ है। जब परासरण की क्रिया जब स्टार्ट होगी तो क्या होगा कि इसमें जो ये तल है वो क्या होने लग जाएगा? डाउन होने लग जाएगा, नीचे होगा, क्योंकि विलायक के पार्टिकल किधर जा रहे हैं? विलयन में। और ये जो पिस्टन है ये भाई साहब थोड़े और ऊपर उठने लग जाएंगे। परासरण की क्रिया चल रही है भाई साहब, परासरण की क्रिया चल रही है तो पिस्टन ऊपर उठने लग जाएगा। अब जितना परासरण होना था उतना हो गया। अब इस परासरण की क्रिया को रोक देते हैं और पिस्टन द्वारा दाब आरोपित करते हैं, और इतना दाब आरोपित करते हैं कि अगर आपने परासरण की क्रिया हुई और जल जो है यहाँ से, विलायक जो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, वापस यहाँ से कहाँ पहुँच जाए? इस जगह वापस आ जाए। इतना दाब आरोपित करते हैं। तो उस कंडीशन में जितना जो दाब आरोपित किया जाता है उसे किससे? दाब मापक द्वारा मेज़र कर लिया जाता है, नाप लिया जाता है। उसी दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो ये थ्योरी है, अपन समझ लेते हैं। देखिए वापस से लिखते जाइएगा, साथ के साथ में नोट भी कीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा ताकि आपको जो है नोट्स भी बन जाए साथ साथ में। परासरण दाब मापने की एक उपयुक्त विधि बर्कले और हार्टले की विधि है। इस विधि में एक सरंध्र पात्र के छिद्रों में विद्युत विधि द्वारा
कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली झिल्ली जमा दी जाती है जो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। ठीक है, झिल्ली जमा दी अपनों ने कॉपर फेरोसाइनाइड की, यही अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य कर रही है। इस सरंध्र पात्र में शुद्ध जल भर दिया ना अपनों ने, ये जो सरंध्र पात्र था इसके अंदर क्या भरा अपनों ने, शुद्ध जल। इस सरंध्र पात्र में शुद्ध जल भरकर धातु के एक बेलनाकार बर्तन में चित्रानुसार स्थिर कर देते हैं। मतलब एक जो बाहर वाली नली है धातु के एक बेलनाकार बर्तन में, ये जो सरंध्र पात्र है इसको किसमें, धातु के एक बेलनाकार पात्र में इसको क्या है, फिक्स कर देते हैं बर्तन में, चित्रानुसार स्थिर कर देते हैं। बेलनाकार बर्तन मतलब बेलन होता ना, बेलनाकार बर्तन में वह विलयन भर देते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। ये जो बेलनाकार बर्तन है इसमें है ना, इसमें कौन सा विलयन भर दिया, जिसका परासरण दाब ज्ञात करना, वो विलयन इसमें भर रखा है। अंदर साइड में क्या भर रखा है, विलायक भर रखा है जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। इसमें एक पिस्टन व दाब नापने वाला यंत्र लगा होता है, दिख रहा है ना, एक तो ये पिस्टन और एक ये दाब नापने वाला यंत्र लगा होता है। सारी चीज़ें इसी से। प्रयोग करते समय प्रारंभ में सरंध्र पात्र में लगी हुई केशिका नली में जल का प्रारंभिक तल नोट कर लेते हैं। प्रयोग करते समय प्रारंभ में सरंध्र पात्र से लगी हुई केशिका नली, सरंध्र पात्र से, ये सरंध्र पात्र है, सरंध्र पात्र से लगी हुई केशिका तल का क्या कर लेते हैं, तल नोट कर लेते हैं कि कहाँ पर है, अभी जल कहाँ तक भरा हुआ है, तल नोट कर लेते हैं। परासरण होने से सरंध्र पात्र में से जल निकलकर कहाँ पर जाएगा, विलयन में जाएगा। परासरण होने पर जल जो है सरंध्र पात्र से किधर की ओर जाएगा, विलयन में जाएगा। यही बात बताई हमने, निकलकर विलयन में जाने लगता है, जिसके कारण केशिका नली में पानी का तल गिरने लगता है। फिर पंप द्वारा विलयन पर इतना न्यूनतम दाब लगाते हैं कि केशिका नली में पानी का तल गिरने से रुक जाए और प्रारंभिक ऊंचाई तक पहुंच जाए। कहने का मतलब है कि प्रयोग प्रारंभ करने से पहले अपन केशिका नली में ये जो जल का तल है यहाँ तक है, नोट कर लिया अपनों ने। ठीक है, परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जल मतलब विलायक के पार्टिकल किधर, विलयन में प्रवेश करने लगेंगे, प्रवेश करते हैं। फिर बाद में परासरण की क्रिया होती है, उसके बाद पिस्टन द्वारा इतना दाब आरोपित किया जाता है कि परासरण की क्रिया रुक जाए और जल जो है वापस कहाँ पर चला जाए, उसके प्रारंभिक तल पर चला जाए, प्रारंभिक जहाँ पे पहले था जल वहीं पर चला जाए। ठीक है, ये लिखा हो। फिर पंप द्वारा विलयन पर इतना न्यूनतम दाब लगाते हैं कि केशिका नली में पानी का तल गिरने से रुक जाए और प्रारंभिक ऊंचाई पर पहुंच जाए वापस पानी। विलयन पर पंप द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है बेटा, परासरण दाब के बराबर होता है। इस दाब को नापने के यंत्र में पढ़ लेते हैं, इसे दाब नापने के दाब मापी यंत्र में पढ़ लेते हैं, यही विलयन का परासरण दाब है। इसे यहाँ से नोट कर लेते हैं कि इतना प्रेशर है, इतना दाब है, इतना दाब आरोपित हुआ। अगर जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, परासरण दाब, क्योंकि परासरण दाब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अणुओं की संख्या के ऊपर। ओके, अणुओं की संख्या के ऊपर। जय हो। तो ये है परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले-हार्टले विधि का वर्णन। आप हो सके तो इसका जो है क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपनों ने जो परासरण दाब ज्ञात करने की जो बर्कले-हार्टले विधि देखी, ये बर्कले है ना, सब जगह बर्कले लिखा हुआ है, क है बर्कले-हार्टले विधि क्यों अच्छी और उपयोगी है। बर्कले-हार्टले विधि परासरण दाब नापने की अन्य विधियों की अपेक्षा निम्नलिखित कारणों से अधिक अच्छी और उपयोगी है। क्या कारण है, इस विधि में परासरण दाब को बाह्य दाब से संतुलित किया जाता है, अतः झिल्ली पर जोर नहीं पड़ता, ज़्यादा जोर नहीं पड़ता और उसके फटने की मतलब टूटने की संभावना नहीं रहती है। साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है, साम्य शीघ्र स्थापित होने के कारण समय अधिक नहीं लगता, विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, ये हो जाएगा। तो ये इसके बर्कले-हार्टले विधि क्यों अच्छी और क्यों उपयोगी है, इसके ये 3 कारण हो जाएंगे। सिद्ध कीजिए कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों करता है भाई साहब, ये मैंने जस्ट अभी पहले बताया था कि 4 अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। उनमें एक परासरण दाब भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जो अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो गुण
है ना, बल्कि अणु की संरचना या संगठन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो जितना ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी, आयनों की संख्या होगी, उतना ज़्यादा परासरण दाब अधिक होगा, कुल मिला के ये कहने का मतलब है। तो वह न्यूनतम आधिक्य बल जिसको विलयन पर आरोपित करने से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए विलयन में प्रवेश रुक जाता है, उसे तो अपन परासरण दाब कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। किसी विलयन का सांद्रण जितना अधिक होगा, जितना ज़्यादा आपने नमक डाल रखा, जितना ज़्यादा सुक्रोज डाल रखा, जो भी विलयन है, तो उतना ज़्यादा आपको परासरण दाब मिलेगा। तो इससे प्रूव हो रहा है कि परासरण दाब क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्या है भैया, एक अणुसंख्यक गुणधर्म। किसी विलयन का सांद्रण जितना अधिक होता है उसका परासरण दाब उतना ही अधिक होता है, अर्थात यह निश्चित आयतन के विलयन में विलेय की संख्या पर निर्भर करता है, अतः यह अणुसंख्यक गुणधर्म है। ओके, चलिए अब आपके कुछ डेफिनेशन से बताता हूँ। समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, अति परासरी विलयन किसे कहते हैं और अल्प परासरी विलयन किसे कहते हैं। एक तो समपरासरी विलयन, एक अति परासरी विलयन और एक अल्प परासरी विलयन। समपरासरी विलयन, अगर आपने विलयनों का जोड़ा ले रखा है और उस विलयन के जोड़े को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर रखा है, ठीक है, एक सॉल्यूशन फर्स्ट ये है और सॉल्यूशन सेकंड ये, दो सॉल्यूशन है आपने, ठीक है। मतलब इसकी कम सांद्रता है, यूँ मान लो इसकी इधर कम सांद्रता है और इसकी अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता है, तब तो विलयन का प्रवाह क्या है, इधर से इधर की ओर होगा, इधर से इधर की ओर होगा। ये बात मेरी समझ रहे होंगे आप। लेकिन दोनों की सांद्रता समान है, दोनों की सांद्रता क्या है, समान है। S1 और S2 दोनों की कॉन्सेंट्रेशन समान है, तब विलायक के कणों का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। यदि दोनों तरफ सांद्रता जो आपने जो S1 और S2 लिया, ये दोनों की सांद्रता समान है, तो विलायक के पार्टिकल जो हैं किसी भी दिशा में नहीं जाएंगे, किसी भी दिशा में आवागमन नहीं करेंगे। तो ऐसे विलयन के जोड़े को क्या कहते हैं, परासरण समपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, आपके पास सॉल्यूशन फर्स्ट है, सॉल्यूशन सेकंड, मतलब विलयन फर्स्ट और विलयन सेकंड, दोनों तरफ आप दोनों की जो सांद्रता है क्या है, समान है। अब यदि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन समान है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन समान है, तो क्या होगा कि विलायक के पार्टिकल जो है किसी भी दिशा में इधर उधर आएंगे जाएंगे नहीं, दोनों तरफ सांद्रता बराबर है। तो यही लिखा हुआ है समपरासरी विलयन। तो जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से एक दूसरे से पृथक रखा जाता है, तब विलायक का बहाव कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर होता है। क्लियर है? जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से एक दूसरे से पृथक रखा जाता है, तब विलायक का बहाव कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्रता की विलयन की ओर होता है। यह बहना या परासरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों विलयनों का परासरण दाब बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है, दाब नहीं हो जाता है। अब ये तो हो गई साधारण बात। अभी अपनी डेफिनेशन मेन यहाँ से आई। इस प्रकार के विलयनों के जोड़े जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, यहाँ से इस प्रकार के विलयनों के जोड़े जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखने पर विलायक का कोई बहाव नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। मेन बात कहाँ पे आई अपनी, जो बात कर रहे हैं समपरासरी विलयन, कि इस प्रकार के विलयनों के जोड़े जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखने पर विलायक का कोई बहाव नहीं होता है, समपरासरी विलयन कहते हैं। यह विलयनों का इस प्रकार का जोड़ा जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सेपरेट रखेंगे तो विलायक के कणों का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होगा, उसे हम समपरासरी विलयन कहते हैं। अब देखो अगला है आपके सामने अति परासरी विलयन। ये भी जोरदार बात है, परासरण की क्रिया ज़्यादा होती रहती है। तो वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, तो वो अति परासरी होते हैं। ठीक है, जिनका परासरण दाब अधिक होता है, मतलब एक तरफ कम सांद्रता और एक तरफ बहुत ज़्यादा अधिक सांद्रता है, तो परासरण की क्रिया होती रहेगी, तो उससे क्या कहेंगे, अति परासरी विलयन। तो वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, अति परासरी विलयन कहलाते हैं। अति परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन
कि थोड़ी देर तक हो रहा परासरण, उसके बाद अपने आप रुक जा रहा परासरण की क्रिया। तो अल्प परासरी विलयन, तो वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अल्प परासरी विलयन कहते हैं। देखो अति परासरी विलयन क्या होता है कि वे विलयन, विलयन की बात करें, वे विलयन जिनका परासरण दाब, वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, उन्हें अति परासरी कहेंगे। अल्प परासरी वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम होता है। मतलब परासरण दाब कम कब होगा? जब उसकी सांद्रता कम होगी। परासरण दाब अधिक कब होगा? जब उसकी सांद्रता अधिक होगी। तो उसकी सांद्रता अधिक होगी तो परासरण दाब अधिक होगा उसका, वो कंडीशन है। समपरासरी मतलब विलयनों का ऐसा जोड़ा जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली से पृथक रखेंगे तो विलायक का कोई बहाव नहीं होता है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब ये है उत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आरओ का नाम आपने सुना होगा बेटा, आरओ बहुत अच्छा नाम है आरओ। आरओ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस, जो अपन पानी जो पीते हैं, जल जो पीते हैं, उसमें क्या है, अगर सॉल्ट है, हार्ड वाटर है, तो घरों में क्या लगाया जाता है? आरओ लगाया जाता है। खारा पानी है तो आरओ लगाया जाता है मीठा करने के लिए, मतलब कि इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, आरओ लगाया जाता है। तो आरओ की प्रोसेस में क्या होता है? परासरण की क्रिया नहीं हो रही, परासरण की अपोजिट क्रिया हो रही है, रिवर्स परासरण हो रहा है, तब जाके अपने को पानी मिल रहा है। क्योंकि जो सॉल्ट है, अभी जस्ट अपन बात कर रहे थे ना कि पिस्टन द्वारा दाब आरोपित करते तो विलायक के पार्टिकल अर्धपारगम्य झिल्ली में से होके साधारण कंडीशन में तो विलायक के पार्टिकल किधर की ओर जाते हैं? विलयन की तरफ जाते हैं। एक तरफ आपने विलायक ले रखा है और एक तरफ ले रखा है आपने विलयन। इधर विलायक है, इधर विलायक है और इधर विलयन है। तो किधर से किधर की ओर बहा होगा? इधर से इधर की ओर होगा, ठीक है, इधर से इधर की ओर होगा। लेकिन हमारे पास क्या है? अभी सॉल्ट वाटर है, पानी यहाँ विलयन ये है, तो इससे अपने को शुद्ध पानी प्राप्त करना, तो क्या होगा? पिस्टन लगाएंगे और पिस्टन द्वारा दाब आरोपित करेंगे, तो इसमें से जो सॉल्ट तो इसी में रहेंगे, सिर्फ विलायक के पार्टिकल किधर की ओर आ जाएंगे? इस साइड में आ जाएंगे। और हमें जो विदाउट सॉल्ट वाला पानी मिलेगा, खारा पानी नहीं मिलेगा, आरओ वाला वाटर मिल जाएगा। तो देखो यही प्रोसेस होती है कि ये जो इस रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो दाब आरोपित करेंगे वो अधिक होगा। किससे अधिक होगा? परासरण दाब से। हमेशा आरोपित दाब हमेशा परासरण दाब से क्या होगा? अधिक होगा। तब जाके अपने को ये वाटर मिलेगा, शुद्ध जल मिलेगा। इसमें क्या है? ये समुद्री जल है, माना कि इसके अंदर नमक मिला हुआ है। अपने को शुद्ध वाटर चाहिए पीने को, क्योंकि पानी पी नहीं सकते, वो वाला पानी पीने में दिक्कत आएगी, हार्ड वाटर है। तो क्या होगा? पिस्टन द्वारा दाब आरोपित किया जाएगा। उसमें सिस्टम ऐसे ही रहता है, आरओ में पिस्टन रहते हैं, पिस्टन लगे रहते हैं, पिस्टन द्वारा दाब आरोपित दिया, धीरे धीरे दाब आरोपित किया जाए। एकदम से नहीं झिल्ली फट जाए, ये हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, ये अर्धपारगम्य झिल्ली, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या है? धीरे धीरे जो पिस्टन रहता है वो धीरे धीरे दाब आरोपित करता जाता है, धीरे धीरे उसका टाइम के हिसाब से कि इतने टाइम में अपन कहते हैं ना आरओ में इतना पानी निकला, इतना ये हुआ, उतना ये हुआ, तो दाब आरोपित किया। दाब आरोपित करने के कारण क्या होगा कि यहाँ से जो समुद्री जल है इसके अंदर सॉल्ट तो इसी के अंदर बच जाएगा, ठीक है, नमक तो इसी के अंदर बच जाएगा। और इधर से क्या जाएंगे? सिर्फ विलायक के पार्टिकल इधर से इधर की ओर जाएंगे। सिर्फ किसको परमिशन है? विलायक को परमिशन है, विलायक को इधर से इधर परमिशन हो। तो विलायक के पार्टिकल इधर से इधर, यहाँ पे आपके नल लगा रखा है, यहाँ से आपने जो भी पात्र हैं वो भर दिया और पानी पी लिया, ठीक है। तो ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस या विपरीत या उत्क्रम परासरण भी कह सकते हैं आप। रिवर्स ऑस्मोसिस, उत्क्रम परासरण या विपरीत परासरण। तो यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाए, ये विलयन है, इधर विलायक मिल रहा है, यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाए तब विलायक के कण विलयन में से निकलकर शुद्ध विलायक में प्रवेश करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण, विपरीत परासरण अथवा उत्क्रम परासरण कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और आज का ये लेक्चर बहुत ज़बरदस्त था, बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत ही नॉलेजेबल चर्चा करी अपनों ने। तो मेरे हिसाब से आपको जो है ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और ये जो आज 6वां लेक्चर हो चुका है, 6 लेक्चर्स, सभी लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाके सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा साथियों, मज़ा आएगा। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट से कीजिएगा, और नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले आपके पास नया वीडियो जैसे बने आपके पास पहुंच जाए। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।